नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने होगा। पिथौरागढ़ में भव्य रोड शो आयोजित किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते नजर आएंगे। दीदी बैड़ा नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम का आगाज भी होगा। बड़ी जानकारी, सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई विकास योजनाओं का यहां से मुख्यमंत्री लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में कार्यक्रम की शुरुआत। स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे और यहां से शिलान्यास कार्यक्रम का करेंगे। दीदी बैड़ा नारी शक्ति महोत्सव का भी यहां से आगाज होगा। सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी और अहम जानकारी, कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 22 जनवरी को रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के विराजमान होने पर देश भर में खुशी का माहौल बना हुआ है। तो वहीं इसके साथ ही उत्तराखंड में भी विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सारे शुभ कार्य भगवान राम के जन्म स्थान पर होने शुरू हो गए हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला दिन आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 500 सालों बाद देश की आशा और आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं, जिसे उत्तराखंड में भी सभी मंगल कार्य के रूप में किया जा रहा है। शुभ कार्य तो वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में राम भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश भर में बीजेपी की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनविंदर सिंह चौहान ने बताया है कि 22 जनवरी को प्रदेश भर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 22 तारीख को भगवान राम अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे और ये दिन हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन और गौरवमय दिन होने वाला है। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में हमारे जो भी धार्मिक स्थल हैं, उन सभी धार्मिक स्थलों मंदिरों की सभी की सफाई अभियान का कार्यक्रम पार्टी के द्वारा लिया गया है। और इसके साथ ही पार्टी के द्वारा 22 जनवरी को प्रत्येक बूथ पर भी राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसको लाइव देखा जाएगा। कांग्रेस ने आगामी 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने के न्योता को ठुकराया है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता नहीं ठुकराया है। हम राम मंदिर जरूर जाएंगे, लेकिन जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी इसे अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए समारोह में जाना संभव नहीं है। क्षमा चाहते हैं, ये शब्द जो है मीडिया बार बार पता नहीं भाजपा वालों ने क्या लोग के नाम में डाल रखा है। किसी ने भगवान राम का न्योता कौन ठुकराया? हम तो राममय हैं। हमारे तो इष्ट देवता है राम। जो है हम तो इष्ट की तरीके से उनकी पूजा करते हैं। हम राम के दरबार में जाएंगे, राम के पास जाएंगे, हम रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से 22 तारीख को जो है भाजपाईकरण कर दिया है, संघीकरण कर दिया है, वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव के मौके पर अपने प्रतिद्वंदी के दल के उसमें जाना, जिस समारोह को उन्होंने हाईजैक कर दिया हो, उसमें जाना संभव नहीं हो और व्यवहारिक भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत विभिन्न लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद किया है। इस मौके पर उधम सिंह नगर के बाजपुर में बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की है। इस दौरान विभिन्न लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कई सारे अभियान छेड़ रखे और जिसमें से एक वॉल पेंटिंग की जा रही है। इन वॉल पेंटिंग में बीजेपी एक नारा दे रही है जिसमें लिखा हुआ है कि अब की बार 400 पार।
बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान में प्रदेश के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। मंत्री सतपाल महाराज गणेश जोशी ने बकायदा इस अभियान को आगे बढ़ाया है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इस अभियान को तो सही बताया, लेकिन उन्होंने प्रदेश के मंत्रियों के ऊपर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि मंत्री किसी दल विशेष का नहीं होता, वो पूरे प्रदेश का होता है। ऐसे में सतपाल महाराज गणेश जोशी को ऐसे कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मंत्री भाजपा के हैं, मंत्री भी नारे लिखेंगे। जिस दल ने उनको स्थान तक पहुंचाया उसका सम्मान करना मंत्री का भी कर्तव्य है। अब कांग्रेस के मंत्री लिखते नहीं थे क्योंकि वो अपने आप को कांग्रेस का मानते नहीं थे। देखिए, बहुत ही शर्मनाक दृश्य मैंने देखे। मंत्री पूरे प्रदेश का होता है, मंत्री किसी दल विशेष का नहीं होता। और मैंने सतपाल महाराज समेत कई मंत्रियों को देखा कि वो अपने हाथों से वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। भाजपा की सरकार तीसरी बार, 400 पार, ये सब लिखा जा रहा है। निश्चित तौर पर वो लिखें, भाजपा के लोग कार्यकर्ता लिखें, लेकिन मंत्री के साथ कैसे बाकी प्रदेश की जनता अपना जुड़ाव महसूस करेगी या बाकी दल के लोग अपना जुड़ाव महसूस करेंगे? क्योंकि ये संविधान की शपथ लेते हैं जिस वक्त ये मंत्री पद ग्रहण करते हैं, और संविधान कहता है कि मंत्री किसी एक दल विशेष का नहीं होता। तो ऐसे में बहुत ही निचले स्तर का ये मुझे कृत्य दिखाई पड़ता है। देहरादून भाजपा मुख्यालय में सदस्यता समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विपक्षी दलों के नेता ने भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से प्रभावित होकर आज विपक्षी दल के मुख्य नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये कुनबा लोकसभा चुनाव से पहले और भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव के कार्यों में योगदान देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी गई है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि 5 में से 3 लोकसभा सीटों का केंद्र देहरादून को बनाया गया है, जिसका इंचार्ज कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को सौंपा गया है। वहीं बाकी बची 2 सीटों का इंचार्ज कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को सौंप दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने बहादुराबाद ब्लॉक में आयोजित पीएम जनधन योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, महालक्ष्मी की जनजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना और आयुष्मान भारत समेत कई योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। कार्यक्रम में उत्तराखंड के कैबिनेट सतपाल महाराज और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी यहां पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि पीएम जनधन योजना के तहत अभियान चलाकर आदिवासी जनजाति के लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में गन्ने का पिरोई सत्र शुरू हो गया है, लेकिन किसान गन्ने का मूल्य घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि कैबिनेट में गन्ना और चीनी उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनने से वित्त विभाग मूल्य निर्धारण करने में अभी तक असमर्थ है। गन्ना और चीनी को लेकर किसानों की मांग पर विभाग ने गन्ना मूल्य में 20 से 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा था, लेकिन अभी तक उस पर भी कुछ नहीं हुआ। गन्ना मूल्य वृद्धि पर सहमति न बनने के कारण किसानों में भी इसको लेकर रोष है। इतना बड़ा अन्याय है कि उसके आधे से ज्यादा गन्ना तुमने पिराई कर दी है और उसका मूल्य मालूम नहीं है, उसको अभी तक मूल्य बताया नहीं है। और हमारा बिल्कुल सीधा नारा है, अभी करो, तत्काल करो, गन्ने का खरीद मूल्य जारी करो और 400 के 425 के पार करो। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। अभी तक प्रदेश की 5 सीटों पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट अभी से कांग्रेस के लिए फंसती नजर आ रही है। दरअसल हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता टिकट मांग रहे हैं, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और दूसरे हरक सिंह रावत हैं। हालांकि हरक सिंह रावत की तरफ से यह पहल साफ कर दिया गया है कि अगर पार्टी हाईकमान की ओर से उन्हें हरिद्वार सीट से टिकट नहीं भी मिलता है तो वे भी दूसरे प्रत्याशी को अपना पूरा सहयोग देंगे।
उत्तरकाशी में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत माघ मेला में स्टॉल लगाकर आम लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही यातायात नियमों से संबंधित पंपलेट वितरित करते हुए वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगवाया गया है। वहीं लोगों से यातायात नियमों का पालन करने के लिए अपील भी की गई है। मंगलौर में दिवंगत बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के कैंप कार्यालय पर बसपा सुप्रीमो मायावती का 68वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बसपा के प्रदेश प्रभारी रवि सहगल ने कहा है कि उत्तराखंड में बसपा पहले से अधिक मजबूत हुई है। बसपा हरिद्वार के लोकसभा चुनाव और मंगलौर उपचुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का जो 68वां जन्म दिवस है, जिसे हम राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पर्व के रूप में सर्व समाज इसे मनाता है। और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में जो भारतवासी हैं वो भी आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के इस जन्म दिवस को बाबा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की विचारधारा के रूप में स्वीकार करते हैं, मानते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्मदिन था जो हम मना रहे थे। हम हर साल हमारी आदरणीय बहन जी का जन्मदिन मनाते हैं और इस साल भी हमने वालिद साहब की एब्सेंस में बहुत धूमधाम से लोगों ने बहुत सहयोग किया। ये मनाने का काम हमने यहाँ पर किया। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी के देखने को मिल सकती है। दरअसल मौसम विभाग ने प्रदेश में 17 और 18 जनवरी को बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है, जिसके तहत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। की बात करें तो 17 तारीख को उत्तराखंड के जो हायर रीचेज हैं, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ या बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा की संभावना है। और जो 3000 मीटर है या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत हल्की बर्फबारी मिल सकती है। तो मेन एक्टिविटी जो है हायर रीचेज में ही है। और उसके बाद जो है फिर मौसम जो है उत्तराखंड में अगले जो है 5-6 दिनों में शुष्क रहेगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, यहाँ पर बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश और कई यहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यहाँ पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की संभावनाएं जताई गई और यह भी कहा गया कि 3 या 6 फीट से भी ऊंचे पर की बारिश और की संभावनाएं जताई गई। यूं तो मौसम 4-5 दिन तक शुष्क रहने के आसार व्यक्त किए गए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्तराखंड में ठंड एक बार फिर से बढ़ सकती है और ठंड के बढ़ने से हवाएं भी चलेगी और हवा के साथ साथ बारिश और बर्फबारी की भी संभावना व्यक्त की गई है। तो मौसम विभाग के द्वारा तमाम उत्तराखंड वासियों को सतर्क और सजग रहने के लिए कहा गया है कि वे सतर्क रहें और यदि जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकले और साथ ही साथ वे गर्म कपड़े को पहने रहें, क्योंकि बर्फबारी होने से, हवा तेज चलने से, बारिश होने से मौसम में काफी बदलाव आएगा और ठंड तापमान काफी नीचे गिरेगा और ठंड बढ़ जाएगी। इस कारण से लोगों के बीच सर्दी खांसी की भी समस्या हो सकती है। इसको लेकर के सभी वासियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जी यशराज, पर्यटक यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचते हैं, उनके लिए मौसम कैसा रहने वाला है और यहाँ पर जो मौसम विज्ञान केंद्र है उनकी ओर से क्या कहा गया है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड एक पर्यटक राज्य है। यहाँ पर यहाँ के राजस्व का सबसे बड़ा अहम हिस्सा पर्यटन से ही प्राप्त होता है। इसीलिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर अनेक काम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यदि बात की जाए तो यहीं तक 4 धाम यात्रा भी होता है और सबसे बड़ी बात है कि अभी ठंड के समय में लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जब जाते हैं तो वहाँ पर लोग बर्फबारी का आनंद लेते हैं। बर्फबारी क्योंकि इस बार की यदि बात करें तो इस बार बर्फबारी थोड़ी कम हुई है। अभी तक बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है जितनी हो जानी चाहिए, औसतन बर्फबारी कम हुई है। लेकिन फिर से मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि आगामी कुछ दिनों में बर्फबारी और बारिश पड़ने के आसार हैं। बारिश जैसे हो जाती है उससे बर्फबारी पड़ने लगती है, जिससे सैलानियों के बीच से उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। अभी भी कई सैलानी बहुत सारे अन्य राज्यों से सैलानी आ चुके हैं, उत्तराखंड राज्य आए हैं और उत्तराखंड में
चमोली जिला में और रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी में जाकर के वो वहां पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। जो थोड़ी बर्फबारी गिरी है, ओली भी जा चुके हैं वो, लेकिन बर्फबारी अभी पूरी तरीके से नहीं हो पा रही। जितनी बर्फबारी होनी चाहिए उतनी अभी तक नहीं हुई है। तो लगातार जो यहाँ पर यात्री आए हैं, यहाँ पर जो पर्यटक आए हैं, उनमें उत्साह तो देखने को मिल रहा है, लेकिन उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बर्फबारी अभी और हो जाती तो उनमें और कुछ और उत्साह नजर आता। लेकिन मौसम विभाग के द्वारा जब ये बताया गया है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे कुछ दिन और रुक करके बर्फबारी का आनंद ही लेकर के वो वापस अपने शहर, अपने राज्य वो जाएंगे। इस प्रकार से लगातार, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग के बाद जो है यहाँ पर लगातार सतर्कता भी बढ़ती है। सरकार जो है जब ठंड बढ़ जाएगी तो उसके लिए लेकर के गर्म पानी की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है पहाड़ी क्षेत्रों में। साथ ही साथ चिकित्सा की भी मजबूत व्यवस्था की जा रही है, डॉक्टर की तैनाती की जा रही है, नर्स कंपाउंडर की तैनाती की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया अशराज आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की यहां पर भरपूर संभावना है और यहां पर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक आशुतोष सयान ने हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कैथ लैब और टीबी के मरीजों के लिए बनाए जा रहे बेड और आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जल्द ही टीबी के रोगियों के लिए अलग भवन बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे अन्य मरीजों को इन्फेक्शन होने की संभावना को काफी हद तक कम भी किया जा सकेगा। एक 60 बेड का एक वार्ड और आईसीयू ब्लॉक जो बन रहा है टीबी के लिए बन रहा है और 6 रोग के लिए बन रहा है। तो एक 60 बेड का जो ये वार्ड बनेगा, इसमें जितने भी टीबी के मरीजों के लिए अलग अलग तरीके के जो है, किनको आईसीयू की ज़रूरत है, किनको जो है रेसिस्टेंट टीबी है, किनको जनरल वार्ड की ज़रूरत है, तो अलग अलग तरीके के जो है वहाँ पर वार्ड बनाए गए हैं। ओपीडी की अलग व्यवस्था करी है ताकि अन्य मरीजों को जो है इसका इन्फेक्शन ना फैले। और इस तरीके से जो है वो टीबी का भवन भी जो है अंतिम चरण पर है और फरवरी अंत तक का जो है उन्हें एक लक्ष्य दिया है कि वो पूर्ण करके ताकि जो है हम इसका लोकार्पण कर सकें। खटीमा के जंगलों से लगे इलाकों में गुलदार का खौफ बना हुआ है। दरअसल खटीमा वन रेंज के घोशी कुआं बुड़ाई इलाके में गुलदार ने देर रात ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। गुलदार के इस मामले में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें नागरिक चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती भी किया गया। वहीं हमले में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर भी किया गया है। एक्चुअली कल रात में हम सो रहे थे, मतलब कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद बारात में, फिर उसके बाद हम सो रहे थे तो उससे अचानक से गुलदार आया और उससे झपट्टा मारा। तो मेरे ये पंजा में लगा, इसमें नाक में और ये आपका गाल में, और वो 60 वाले थे उनको भी घायल किया उसने। ये आपकी घटना हुई रात के 11 से 12 के बीच में से। कितने लोग घायल हुए? इसमें 3 लोग घायल हुए। बताया गया कि अटैक हुआ था और अभी तो फिलहाल सब स्टेबल है मरीज, सबको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। फिलहाल ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। एक मरीज है जिसको ज़्यादा इंजरीज हैं, तो उसको हम एहतियात के तौर पे सुशीला तिवारी रेफर कर रहे हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।